कल जो हम डिस्कस किए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब दोज सेल्स विच हैव लेस और इल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसको आप देखिए इस पॉइंट को, वैसे सेल्स जिसका न्यूक्लियस इल डेवलप है, लेस डेवलप है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। दोज सेल्स विच हैव इल डेवलप और लेस डेवलप आर, वैसे इल डेवलप न्यूक्लियस को कहेंगे क्या? न्यूक्लियोइड कहेंगे। और ऐसा इल डेवलप न्यूक्लियस जिसमें होगा उस सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? वेट, कोई और ऐड होना चाहते हैं पहले ऐड कर देते हैं। यहाँ तक आप इसको लिखिए। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है अब? दीपक कहते हैं कि आवाज आ रहा है। अपना ऑडियो ऑफ करो तो, ठीक है। जिनका जिनका नहीं ऑडियो ऑफ है, को दिख रहा है यहाँ पे, अपना ऑडियो ऑफ करो, अननेसरी नॉइस क्रिएट मत करो, ठीक है। देखो हम बता रहे थे कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस इल डेवलप होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड, उस सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और वैसा न्यूक्लियस जो इल डेवलप है उस न्यूक्लियस को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ऐसा न्यूक्लियस जिस सेल में होगा उस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल में दे हैव नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, मतलब ऐसे न्यूक्लियस में जो सेल में जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा। और जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है उसको हम कहते हैं, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं नेकेड डीएनए, NAKED, नेकेड, नंगा डीएनए, ठीक है, नेकेड डीएनए। क्लियर? डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड नेकेड डीएनए, ठीक है। ये हुआ दूसरा पॉइंट, दिस वन। आगे बढ़ते हैं। दे हैव 70S टाइप राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, वो भी हुआ लिखा है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है। और इसका मतलब तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, इसका मतलब है स्वेदबर्ग यूनिट, जो डेंसिटी को मेजर करता है, राइबोसोम की डेंसिटी को, उसके साइज को, ठीक है। अगला पॉइंट है, दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्लास्टिड है, P फॉर प्लास्टिड, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है हियर, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड P फॉर प्लास्टिड। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा किसमें? ये नहीं होगा किसमें? नहीं होगा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। क्लियर है? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए जो होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, और जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा ऐसे डीएनए को हम कहते हैं, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं क्या? नेकेड डीएनए। मतलब यूँ समझ लो कि डीएनए का कपड़ा है हिस्टोन प्रोटीन। कपड़ा अगर है तो ठीक है, कवर्ड है, नहीं है तो नेकेड है, ठीक है। तो जो डीएनए होगा इसका वो कैसा? MP का क्या बताए थे? M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पहले आप पढ़ चुके हो। और P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लास्टिड, जैसे ग्रीन प्लास्टिड है, कौन ग्रीन प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट। और अदर जो ग्रीन है वो है क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस है वाइट है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड है वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे घिरा होता है दो मेम्ब्रेन से, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही तरह के जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। यही एक्सप्लेन कर रहा है हमारा ये वाला पॉइंट। देखिए, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना ही उसमें। ओके, लेट मी ऐड सम मोर पार्टिसिपेंट्स। ओके फाइन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आ जाइए शालिनी कुमारी, ठीक है। और जो आप एनोटेट कर रहे हैं जरा उसको भी उपाय कर ले हम। एनोटेट को ऑफ कर दिया, एनोटेटस भी सो हो रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखो, दियर सेल मेम्ब्रेन हैव इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मीजोसोम। ये सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें भी एक इनफोल्डिंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मीजोसोम। जैसे मान लो कि हम डायग्राम बनाते हैं सेल का, फिर से मान लीजिए यही प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कल दिखाए भी थे, इसमें इस तरह का इनफोल्डिंग होता है। ये जो इनफोल्डिंग दिख रहा है आपको, इसी को कहते हैं मीजोसोम।
जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, बैक्टीरिया के सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल में, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा के सेल में। यूकैरियोटिक सेल में मेसोसोम नहीं होता, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग दिख रहा है ये वाला, इसी को मेसोसोम कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। मेसोसोम समझ में आया? मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, ठीक है। मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये वाला पॉइंट, देयर सेल मेम्ब्रेन्स हैव अनफोल्डिंग्स। एक्चुअली वो इन फोल्डिंग है, इन अंदर की तरफ, इन फोल्डिंग, अन हो गया है, उसको इन कर लेना, ठीक है। दैट इन फोल्डिंग इज कॉल्ड मेसोसोम। हेलो सर, क्लास नहीं होगा? क्लास तो हो ही रहा, हाँ ये क्लास 8 का है, 10th का क्लास। सर ये हेलो, हाँ हाँ बोलो, 10th का क्लास, ठीक है, वो होगा। बोलिएगा कि ग्रुप बंद कर दे। बोल तो रहे हैं, सुनना ही नहीं दे रहा है कि 8 का क्लास है, हाँ? 8 का क्लास है, 8 का, 10th का क्लास कल होगा 1 बजे से, ठीक है। तुम लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन भी लगता है नहीं रहता है क्या? अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। बाकी 8 वाले बच्चे सुन रहे हैं ना, 1-2 बच्चे आगे होंगे इधर उधर से, खैर। तो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देयर मेम्ब्रेन्स हैव इनफोल्डिंग कॉल्ड मेसोसोम, ये पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेसोसोम का फंक्शन क्या है? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोल रहे हैं मेसोसोम, उसका फंक्शन क्या है? मेसोसोम हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बनाने में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में, एटीपी बनाता है, जिस वजह से उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है? वही काम प्रोकैरियोटिक में करता है, मेसोसोम करता है, ठीक है। जो क्या बना रहा है? एटीपी सिंथेसिस कर रहा है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। अब है कि सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है? मान लो ये एक सेल है, ठीक है, तो सेल जब डिवाइड होगा तो बीच में बनेगा सेप्टा। तो इस सेप्टा बनाने का काम किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन के वक्त, साइटोकाइनेसिस के वक्त जो सेप्टा बनेगा, SEPTA, एक ही सेल में जो बीच में सेप्टा बनेगा, दैट सेप्टा इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय मेसोसोम। तो ये दो इसके काम है कि मेसोसोम हेल्प्स इन सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, और साथ साथ एटीपी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कौन? मेसोसोम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या दिखा आपको? बैक्टीरिया, ठीक है, और सीबी, सीबी मतलब यहाँ पर हुआ साइनोबैक्टीरिया, C stand for cyno, B stand for bacteria. Let me add some more participants. Let me check. Okay, ऐड कर लिया, आ जाइए, ठीक है। C stand for what? C stand for cyno, साइनो, और B stand for bacteria, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं BGA, BGA stand for blue green algae, B stand for blue, G stand for green, and A stand for algae, blue green algae, ठीक है। और फिर है PPLO, P स्टैंड फॉर प्लूरो, ठीक है, प्लूरो, N स्टैंड फॉर न्यूमोनिया, PNEUMONIA न्यूमोनिया, L स्टैंड फॉर लाइक, और O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पूरा नाम हुआ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी का एक और नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसको एक कॉमन नाम से जानते हैं, इसको जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शेप बहुत ज़्यादा अपना चेंज करता है। जोकर का क्या काम होता है? मुंह बनाता है अलग अलग तरह का, तो वैसे ये भी अपना शेप चेंज करता है माइकोप्लाज्मा, इसलिए इसको जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, या PPLO बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और PPLO है, माइकोप्लाज्मा है, यही सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। और इनको छोड़कर देखो यहाँ लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट, ऑल सेल्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया B, साइनोबैक्टीरिया CB, ब्लू ग्रीन एल्गी, PPLO आर यूकैरियोटिक सेल्स। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने सेल्स हैं दुनिया में, हमारे सेल्स, जो बाकी जो एनिमल्स है, घोड़ा, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सबका जो सेल्स है सब यूकैरियोटिक सेल्स होगा। इवन प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल्स है। सिर्फ ये जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है, PPLO या माइकोप्लाज्मा है, इसके सेल्स जो है ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के देखते हैं पॉइंट्स। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका न्यूक्लियस डेवलप है। एक्चुअली जो कैरियो टर्म है ना, कैरियोस जो टर्म है वो आता ही है किसके लिए? वो आता है न्यूक्लियस के लिए, जो कंट्रोलर है सेल का, ठीक है। तो वेल डेवलप कैरियोस, ट्रू, यू मतलब क्या हुआ? ट्रू, ट्रू मतलब वेल डेवलप। ये वेल डेवलप न्यूक्लियस जिसमें होगा उसी को बोलेंगे यूकैरियोटिक। टू न्यूक्लियस रखने वाला
सेल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए? अगर न्यूक्लियस डेवलप है तो डेवलप न्यूक्लियस किसको कहेंगे? डेवलप न्यूक्लियस वो है जिसमें एनपी, एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म है, सीआर, सीआर मतलब क्रोमैटिन रेटिकुलम है, ठीक है। मुकेश कुमार ऐड हो गए, आ जाइए मुकेश कुमार जी, ठीक है, चलो उनको ऐड कर लिया, आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि न्यूक्लियस में जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में क्या क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म, एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसमें कोलोइडल सोल्यूशन है, फिर सीआर क्रोमैटिन रेटिकुलम जो बनेगा डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। किस प्रोटीन से? हिस्टोन प्रोटीन। मैं पूरा नाम लिखता हूँ HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन। यही प्रोटीन डीएनए में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में। इस पॉइंट को देखिए, देखिए नेकेड डीएनए, क्योंकि वहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा उसमें होगा डीएनए के अलावा हिस्टोन प्रोटीन, जिससे बनेगा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है क्या? क्रोमैटिन रेटिकुलम बोलो। गुड आफ्टरनून, समझ में आ रहा है ना? नो सर। कौन बोल रहा है? यस सर। चलो अब अपना माइक ऑफ करो यार, इरिटेट करते हो तुम लोग। शांति से सुनो, समझ में भी आएगा, ठीक है। अधीर ना हो, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बना के, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लो ये इसका न्यूक्लियस है ऐसा, उसमें क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं न्यूक्लियर बना रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल का। ये क्रोमैटिन रेटिकुलम है, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। ये हुआ क्रोमैटिन रेटिकुलम येलो वाला, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या? एक न्यूक्लियोलस। मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, ये हो गया न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर एक लिक्विड होगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसा सब कुछ होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। कल भी हम इसको रिपीट किए थे, समझ में आ गया? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, क्रोमैटिन रेटिकुलम हो, न्यूक्लियोलस हो और न्यूक्लियोप्लाज्म हो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे भी हैं, देखिए। यूकैरियोटिक सेल्स है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब क्या क्या? एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, सीआर मतलब क्रोमैटिन रेटिकुलम, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये चारों जिसमें होगा, देखिए वैसे न्यूक्लियस को हम बोलेंगे डेवलप्ड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उसी को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। इसलिए पॉइंट लिखा है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यही दोनों पॉइंट में डिफरेंस आ गया, देखो ये एक बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ क्या लिखा है यूकैरियोटिक सेल में? डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए नेकेड डीएनए है, ठीक है। पलक राज ने हैंड रेस किया हुआ है। पलक राज, आपको कुछ पूछना है? यू कैन आस्क। पलक राज पूछिए आप, इफ यू वांट टू आस्क यू मे आस्क, पूछिए। नहीं पूछना तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। एटीपी का मतलब एक क्वेश्चन अंकित राज का, देखिए हेयर ए स्टैंड फॉर एडिनोसिन, T stand for ट्राई एंड P stand for phosphate, that becomes ATP। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। अगर सेल इसको खर्च करता है तो इससे इसको एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इसको बोलते क्या है? एनर्जी करेंसी। करेंसी मतलब मुद्रा, करेंसी ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं? ATP को, जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं वापस से उस डायग्राम पे, उस नोट्स पे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ देखो यूकैरियोटिक सेल्स हैव बोथ 80S एंड 70S राइबोसोम। हम ये पॉइंट कल भी बताए थे कि यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों ही तरह के राइबोसोम हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S का, और साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 80S का राइबोसोम होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों ही तरह का राइबोसोम है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे होता है 80S टाइप का राइबोसोम, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वहाँ पे होता है 70S टाइप का राइबोसोम, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों ही तरह के राइबोसोम्स हैं, जबकि प्रोकैरियोट में देखो वहाँ पर सिर्फ 70S टाइप का है, यहाँ दोनों तरह का राइबोसोम है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन से बाद है ये सब यूकैरियोटिक वाले पॉइंट्स हैं, इधर प्रोकैरियोट वाले पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंस हम बता रहे हैं, एक छोटा सा नोट्स।
ठीक है, 8 लेवल तक का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट छूट गया था, यूकैरियोटिक सेल्स हैव डबल और सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जो डबल और सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स वो भी है। जैसे सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन आता है? लाइसोसोम्स, उसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स में एक ही मेम्ब्रेन होता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, तो वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की, उसमें भी 2 मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खास है कि उसका आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, लेकिन जो उसका इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग होता है अंदर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। याद आ रहा होगा? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ 2 मेम्ब्रेन हुआ ना, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, ये डबल मेम्ब्रेन हुआ। तो वही जो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। जबकि प्रोकैरियोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, वहाँ है ही नहीं। और यूकैरियोटिक सेल में होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी और डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, ऑल सेल्स, जो पहले भी समझा चुके हैं, ऑल एक्सेप्ट B for bacteria, CB for cyanobacteria, BGA for blue-green algae and PPL for pleuropneumonia-like organism। ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल। इसको छोड़कर, इन सबको छोड़कर जितने भी हैं, ह्यूमन सेल्स, हॉर्स के सेल्स, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जो भी इन तीनों को चारों को छोड़कर जितना भी सेल्स दिख रहा है आपको पूरे यूनिवर्स में, वो लिविंग सेल्स वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ह्यूमन सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, और भी एनिमल्स के जो सेल्स हैं, प्लांट्स के जो सेल्स हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। सिर्फ बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और पीपीएल और माइकोप्लाज्मा का, ये सब सेल्स प्रोकैरियोटिक हैं। ये सारे सेल्स कैसे हैं? ये सारे सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सर डिफरेंस। इसका नोट्स भी बनाएंगे। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, है इसको लिख के हमको वापस भेजना। नंबर पता है ना मेरा? 8210201919, इस नंबर पर भेजना है। ठीक है, नहीं पता है। क्या फ़ोन नंबर? हेलो, तो वो नंबर ले लो। नहीं पता है तो लिख देता हूँ मैं, स्क्रीन पे देखो लिख रहा हूँ 8210201919। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप इसी नोट्स को वापस से लिख के अच्छे से, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे टेबल बना के एक तरफ लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ लिखिए यूकैरियोटिक सेल, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ लिखिए ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में दोनों का एग्जाम्पल्स। ठीक है, हो गया। ठीक है, इतना करके हमको इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आगे आपका होमवर्क, ठीक है, मैं उसको मेंशन कर लूँगा। वापस जब स्कूल खुलेगा तो जब आपके मार्किंग होंगे, ठीक है, तो अलग से होता है ना नोटबुक पे मार्किंग 5 मार्क्स का, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे, तो उसमें जो जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं रेगुलर, उनको मार्किंग करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? हम आगे बढ़ें, बोलिए। चलो अब हम व्हाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ सर में। क्या का डिफरेंस लिखना था सर? जो अभी क्या पढ़ रहे हो आप? यहाँ क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस सामने दिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ का, यस सर। क्या चीज़ का डिफरेंस लिखना था? पढ़ाएंगे वही डिफरेंस लिखोगे ना? सर फिगर नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है आपको अभी ये नोट्स? हेलो, आयुष कुमार ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो आयुष कुमार। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल दिखेगा। चलो अब मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ पढ़ा ये रहा। जो एडोसिन ट्री, हाँ सर बोलिए। एडोसिन ट्रिफॉस्फेट लिखवाए थे ना सर? हाँ 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 बोलिए। लिखवाए थे तो क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसका सेकंड पॉइंट वाला पूरा लिख दीजिए तो सर, एनर्जी करेंसी वाला। चलो हम, ठीक है, हम इसको चैट बॉक्स में लिखे हुए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी कंसेप्ट सेल एटीपी, और ऊपर उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चैट बॉक्स में दिखा चैट बॉक्स में आपको एटीपी का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, और वो भी लिखा हुआ है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलो मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, देखो एटीपी, ठीक है, यहाँ ए स्टैंड फॉर एडिनोसिन, ये दिख रहा है बच्चा जो बोला था अभी। टी स्टैंड फॉर ट्राई एंड पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर हुआ? चलो इसको लिख लो। लिख लिया बच्चा? आगे बढ़ें? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे देखो। अब आप बताओ कि न्यूक्लियस जो है,
न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसको सबसे पहले किसने देखा? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच साइंटिस्ट? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन, BROWN, रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट इन 1831, ठीक है। लेटर बाद में दिस मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड, उसको रंगा गया बाय अ बेसिक डाई। उस डाई का नाम क्या था जिससे रंगा गया न्यूक्लियस को? जैसे किसी भी चीज़ को अगर माइक्रोस्कोप में देखना है ना, तो पहले उसको हम कलरिंग करते हैं, कलरिंग करने को बोलते हैं स्टेनिंग। क्या बोलते हैं? स्टेनिंग। और स्टेनिंग करने के लिए कोई कलर, जैसे आप किसी को रंग लगाएंगे तो रंग चाहिए ना, यहाँ पर भी चाहिए स्टेनिंग एजेंट। वो जो स्टेनिंग एजेंट है वो बेसिक डाई था, मतलब उस डाई का नेचर था बेसिक, एसिडिक नहीं बेसिक। और उस डाई का नाम क्या था? उस डाई का नाम था एसीटोकार्मीन। एसीटोकार्मीन, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, एसीटोकार्मीन। इसी डाई को यूज़ करके, एसीटोकार्मीन को यूज़ करके सबसे पहले, फिर बाद में मतलब रॉबर्ट ब्राउन के बाद न्यूक्लियस को देखा गया, ठीक है। और उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया क्रोमैटीन, CHROMATIN, जो बनता है DNA और हिस्टोन प्रोटीन से। ये किसके द्वारा किया गया? स्टेनिंग वगैरह देखा गया? ये देखा गया था फ्लेमिंग के द्वारा, साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग। क्लियर हुआ? सो पहले देखा रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, ठीक है, न्यूक्लियस को। और बाद में बेसिक डाई एसीटोकार्मीन का यूज़ करके, बेसिक डाई एसीटोकार्मीन का यूज़ करके फिर देखा फ्लेमिंग ने, FLEMING, वहाँ उनको DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखा, जिसका नाम उन्होंने दिया क्रोमैटीन। क्लियर हुआ? ये तो था हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, आप बता ही चुका हूँ। न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। कैसे हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं अंकित शर्मा जी, ठीक है, अंकित सर, ठीक है। वैसे ही पूरे सेल का कंट्रोलर कौन है? पूरे सेल का डायरेक्टर कौन है? यही न्यूक्लियस है। सो यू कैन से हु इज द कंट्रोलर और यू मे से डायरेक्टर, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? तो ये बोलेंगे हम न्यूक्लियस को। सो न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी, KARYOLOGY। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। में पूरा फिर लिखता हूँ, KARYOLOGY। अंडरस्टूड? द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। क्लियर है? जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैरियोलॉजी। स्टडी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लॉजी मतलब स्टडी। सो लॉजी स्टडी कैरियो न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में बांटें अगर, ठीक है, तो बांट के अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, KARYO, कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी, ठीक है। सो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। लिख लिया? कैरियोलॉजी किसको बोलते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेल्स आप बताइए जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स, डेवलप न्यूक्लियस वाले सेल्स, जिसमें बाद में न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ऐसा ही एक सेल है RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। मैं इसको रेड से ही लिखता हूँ, बेटर होगा, ठीक है। RBC, here R stand for red, B stand for blood and C stand for cells, रेड ब्लड सेल्स लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। इसी रेड ब्लड सेल्स का टेक्निकल नेम है, मेडिकल नेम है इरिथ्रोसाइट्स। इसको भी लिखिएगा। RBC इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो इरिथ्रोसाइट्स RBC का सेल है, मान लो यही RBC का सेल है, जो ऑलमोस्ट आउटलाइन इसका बिल्कुल ओवल है और बीच में धंसा हुआ होता है,
बाई कॉनकेव आप इसको कह सकते हो, बीच में धंसा रहता है, ठीक है। इसी तरह से होता है आरबीसी। इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ एक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं, ये हुआ आरबीसी का सेल, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और ज़्यादातर इसका जो पार्ट है उसमें एक पिगमेंट होगा, रेड पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, और कुछ इसमें नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसका मतलब मैच्योर जब ये होगा तो इसका न्यूक्लियस यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी है वो एक ई न्यूक्लिएट सेल होता है। मैच्योर होने पे उसका न्यूक्लियस अपने आप डिसअपियर हो जाता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस, एक होता है, बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर स्टेट। जब वो मैच्योर हो जाएगा आरबीसी तो वो न्यूक्लियस वहाँ से गायब हो जाएगा। एक प्लांट सेल भी ऐसा है जहाँ पे न्यूक्लियस गायब हो जाता है मैच्योर स्टेट में। फ्लोएम का नाम आपने शायद सुना हो, या नहीं सुना तो अभी सुनिए, फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम, दो टिश्यू होता है प्लांट में, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम। बिल्कुल आसान इसको याद करना। जाइलम जल, जो जल कंडक्ट करे, वाटर को कंडक्ट करे, वो जाइलम। और फूड फॉसे फ्लोएम, जो फूड को कंडक्ट करे उसको बोलेंगे फ्लोएम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। इसी फ्लोएम का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब। क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब। ये किसका पार्ट है? फ्लोएम का पार्ट है, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। क्लियर है। तो इसी सीव ट्यूब में भी अगर हम उसको बनाएं तो कुछ इस तरह का दिखता है, वो इस तरह का। देखो यहाँ पर सीव दिखेगा, छिद्रदार। सीव का मतलब चल नहीं समझते हो ना, उस तरह का है। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा वो, इस तरह का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस गायब हो जाता है। किसमें? सीव ट्यूब सेल्स में। सीव जो हम बनाए थे क्या था? सीव ट्यूब सेल्स था, फ्लोएम का पार्ट है, फूड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो एक प्लांट सेल ने बताया सीव ट्यूब सेल्स, उसमें भी मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस नहीं है। और एक एनिमल सेल बताया आरबीसी, उसमें भी मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स have no RBC. Exceptionally, nucleus is present in RBC of camel and llama. हाँ, लेकिन ये भी है कि जो कैमल होता है, ऊंट, और वैसे एक जानवर है लामा, इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ये भी बात ध्यान में देने वाली बात है कि जनरली हम जो मैमलियन जितने भी बाकी मैमल्स हैं, कैमल और लामा को छोड़कर, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन कैमल और लामा के आरबीसी में, लामा भी एक जानवर का नाम है, कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस है। कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। किसमें किसमें होता है? कैमल, ऊंट एंड लामा, LAMMA, इन दोनों मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। इन दोनों के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो इसके अलावा जितने मैमल्स हैं, इसके अलावा जितने मैमल्स हैं, मैमेलियंस, ठीक है, मैमल्स हम विशेष पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो, पिन्ना हो ईयर में, उसमें मैमल्स में आते हैं। हम लोग मैमल्स में आते हैं, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब मैमल्स में आता है। तो इन मैमल्स में जो आरबीसी होगा, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। दो ही मैमल्स है जिसमें होगा एक्सेप्शनली, एक कैमल और एक लामा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ कुछ ऐसे सेल्स जिसमें दो दो न्यूक्लियस हैं, जैसे एक यूनिसेलुलर, इसको बोलते हैं पैरामीशियम। उसका डायग्राम हम बना रहे हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसमें उसका जो शेप है वो चप्पल की तरह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल्क्यूल। और जो हम बना रहे किनारे के वो सीलिया है। इसमें दो न्यूक्लियस, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। जो छोटा न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो, ठीक है। और जो बड़ा न्यूक्लियस उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, MIMA, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस वाले सेल को क्या बोलेंगे बताइए? दो न्यूक्लियस, दो के लिए आएगा डाई, और न्यूक्लियस के लिए आएगा कैरियोटिक, डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक सेल का एग्जांपल कौन होगा? पैरामीशियम, जिसका डायग्राम मैंने बनाया अभी, उसका मैं नाम लिख देता हूँ, पैरामीशियम, PARAMOECIOM, जिसका हम स्लीपर एनिमल क्यूब भी कहते हैं उसके शेप की वजह से। स्लीपर चप्पल की तरह, एनिमल क्यूब मतलब बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा एनिमल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें दो न्यूक्लियस है इसलिए उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक। डाई मतलब दो, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल्स ऐसे जिसमें मल्टी न्यूक्लियर सेल है, मतलब सेल है और उसमें एक दो नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सब न्यूक्लियाई है, दे ऑल आर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई। अगर एक ही सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लिएट सेल जिसको बोल सकते हो, मल्टी न्यूक्लिएट सेल,
न्यूक्लिएट सेल, उसके लिए भी टर्म बताए थे, फिर रिपीट कर रहे हैं। उसके लिए टर्म है सिनसाइटियम, SYNCYTION, सिनसाइटियम, या इसी का एक और नाम देते हैं सिनोसिटिक सेल, COENOCYTIC, सिनोसिटिक सेल बोलते हैं, जिसको मल्टी न्यूक्लियर सेल कहते हैं। इसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस, पैरामीशियम में एक सेल में 2 न्यूक्लियस, माइक्रो और मैक्रो, और बहुत से और भी हैं, ठीक है। जैसे जो राउंड वर्म, उसका जो एपिथेलियल सेल्स है, ऊपर का सेल्स, उसमें भी एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वैसे मल्टी न्यूक्लियेट सेल को हम कहते हैं सिनोसिटिक सेल, COENOCYTIC, सिनोसिटिक सेल, और इसी को हम कहते हैं सिनसाइटियम, ठीक है। इसको डायग्राम समझिए। जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस, पैरामीशियम में एक सेल में 2 न्यूक्लियस, डाइक्रोटिक, और राउंड वर्म का जो एपिथेलियल सेल्स है, उसके एपिथेलियल सेल्स में एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होगा, ठीक है। ऐसे मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को हम कहते हैं सिनोसिटिक सेल और सिनसाइटियम। क्लियर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है उसके स्ट्रक्चर की जो पहले बात की है, उसमें हम जो आउटर कवरिंग है उसको क्या क्या नाम देंगे? एक तो बोलते हैं उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कई बार उसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, और कई बार उसको कैरियोथीका भी कहते हैं। कैरियोथीका, ये टर्म आपके लिए नया है, कैरियोथीका, लेकिन जानना चाहिए, जानिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही है, न्यूक्लियर इन्वेलप वही है, और कैरियोथीका भी उसी को बोलते हैं। मैं इसको डायग्राम समझाऊँ। अगर ये न्यूक्लियस का डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, इसको बंद कर दिया ऐसे, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप, या कैरियोथीका, ये तीनों इसी के नाम है। कैरियोथीका पूरा लिख देता हूँ मैं, कैरियोथीका, KARYO, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और थीका मतलब उसके बाहर जो मोटाई है, थिक से थीका हुआ लेयर है, ये हुआ कैरियोथीका। 3 नाम। उसके अलावा क्या होता है उसमें? उसके अलावा उसमें होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको बोलेंगे कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म, सब एक ही टर्म है, ठीक है। कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। 4 टर्म मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ। एक टर्म बोलेंगे कैरियोलिम्फ, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लिम्फ मतलब वो लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा नाम इसका होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो कोलोइडल सोल्यूशन होगा उसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स, IX। इसके अलावा हम उसको क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जो मोस्ट कॉमन यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर आपके बुक्स में, 8th स्टैंडर्ड के बुक में यही मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक और उसका नाम बताया कैरियोप्लाज्म, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और प्लाज्म तो आप समझते हैं जो लिक्विड मटेरियल है, जो कोलोइडल सोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो 4 नाम इसके भी। इसके अलावा उसमें क्या है? क्रोमेटिन का मतलब DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ, दोनों से बना हुआ एक रेटिकुलम स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम या क्रोमेटिन नेट, ठीक है। और बीच में मान लो अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके बीच में नहीं है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बताए थे, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, पूरा नाम लिखते हैं फिर से, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसी को और क्या हम बोलते हैं? इसको हम लिटिल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस का छोटा पार्ट, क्या ये भी स्फेरिकल होता है, तो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को क्या और क्या बोलते हैं? लिटिल न्यूक्लियस। इसका भी एक और नाम है, क्योंकि यहाँ राइबोसोम बनता है इसलिए इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। कोई चीज़ जहाँ बनती है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? इसका फैक्ट्री। तो जहाँ राइबोसोम बनेगा वो राइबोसोम का फैक्ट्री। राइबोसोम को भी बोलते हैं क्या? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, राइबोसोम खुद कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनर वाला, अंदर वाला, और ये है बाहर वाला, इसको बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको अगर हम बोल रहे हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दोनों के बीच आपको एक स्पेस दिख रहा है, ये दिस स्पेस, इसको हम भी नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर क्या नाम देंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पे चलता नहीं, हाँ ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी द स्पेस बिटवीन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इज दैट क्लियर? पेरी न्यूक्लियर स्पेस समझ में आया आपको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसमें कोई दिक्कत है? कोई
नहीं, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। चलो ठीक है, अब 1-2 मिनट और बचा है। हमने आज पढ़ा कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस के बारे में पूरा चीज़ डिस्कस डिटेल में। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो अगले 2 मिनट में आप पूछ लीजिए। और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। आपको यही जो नोट्स आज शेयर किए थे उसका स्क्रीनशॉट भेजे थे, ठीक है? अगर नंबर भेजोगे तो मैं आपको नोट्स पर्सनली भी भेज दूँगा, ऐसे स्कूल भी भेजेगी, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आप क्या सर इसी को आप दोबारा से लिखेंगे और लिख के मुझे सेंड करेंगे, यही आपका होमवर्क है। कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में एक बार मैं देख लेता हूँ कि किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है। लेट मी चेक, चैट बॉक्स में देखता हूँ कोई डाउट है किसी को। 3 लोगों का है। क्या लिखा है, राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। सो राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मैं लिख देता हूँ। कितनी बार इसको बताया बेटा, आप लोग पढ़ते नहीं है क्या? ओके फाइन, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। जानते हैं एन क्या है? बेसिक कॉन्टेक्स्ट एन। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? कुछ सुनाई नहीं। सर 9th क्लास का 8 बजे से था ना? 9th क्लास का 8 बजे से? 1 बजे से 1 9th क्लास का इसके बाद 2 बजे से है बेटा। 9th ए या बी का होगा, ठीक है? 2 बजे से क्लास है। बहुत बच्चा जुड़ा हुआ था सर। कोई बात नहीं, जुड़ा तो कोई नुकसान थोड़े होगा। हम बोले थे कि 9th में सर जो बोले थे इसलिए हाँ हम भी जुड़े हुए थे सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और कोई क्लास नहीं था ना इस वक्त? नो सर। हाँ ठीक है, फ़ायदा तो हुआ। ये भी आपको पढ़ना भी है, अभी दोबारा भी हम 9th में फिर वही पढ़ाएंगे, ठीक है? उसमें भी जोड़ना है, ठीक है? लेकिन न्यूक्लियस के अलावा उसमें और डिटेल में पढ़ाएंगे 9th में, ठीक है? उसको क्लास भी अटेंड करना है, ठीक? ओके सर। ओके। कट कर दो फोन बेटा। बन गया? भी जल्दी जल्दी टाइम है। अच्छा बता जल्दी। जब तुम हमें सोनिया बनकर मिली तभी अंगूठी तुम्हारे हाथ में, मगर सोनिया की लाश के हाथ में अंगूठी नहीं थी। और जब उर्मिला से मिली उसके हाथ में भी अंगूठी नहीं थी। क्लेवर, वेरी क्लेवर। क्या करती? आखिरी समय उर्मिला की जगह लेनी पड़ी, अंगूठी का ख्याल तक नहीं आया। अब कम से कम इस खूबसूरत मास्क के पीछे छिपे अपने बदसूरत चेहरे के दर्शन तो करा दो। तुम्हारी हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी, तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो? हाँ, अगर कोई मेरे से बढ़ा ना तो मैं बुड्ढे की खोपड़ी उड़ा दूंगी।